नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने श्याम ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकार, ह्यूमन राइट्स, जिसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। और हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी बीएड सेकंड एंड बीएसटीसी सेकंड। यानी वैसे तो ये मूल अधिकार जो टॉपिक है वो राजनीतिक विज्ञान का है, यानी पॉलिटिकल साइंस का है। लेकिन देखिए, एक शिक्षक होने के नाते और बीएड में आप जिस प्रकार से ट्रेनिंग लेते हो, तो मौलिक अधिकार आपके जो ईवीएस जो सोशल स्टडी है उसमें, और एक सब्जेक्ट लगता है आपका आधुनिक भारत में शिक्षा, तो उसमें कहीं ना कहीं इसके पार्ट छिपे हुए हैं। तो उसमें जो पार्ट है वो मूल अधिकारों से संबंधित तो नहीं है, लेकिन उसमें ये दिया गया है कि हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो शिक्षा से संबंधित जो तथ्य है वो मूल अधिकारों में कहाँ पर है। इन मूल अधिकार, कल मैंने आपको इनकी परिभाषा बताई थी कि मूल अधिकार वो होते हैं जिन्हें राज्य लागू करता है और समाज उन्हें स्वीकार करता है, और उन्हें मतलब बहुत एक जटिल प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट में उनके ऊपर याचिका दायर की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। यानी मूल अधिकार जो है वो प्रत्येक भारतीय के ऊपर लागू होते हैं, प्रत्येक भारतीय को मिलते हैं। तो अगर मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी। तो पहले अपन मूल अधिकार पढ़ रहे थे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत सारा है, चैनल अपना बड़ा हुआ है, तो मूल अधिकार में पढ़ा दूंगा आपको। तो मूल अधिकार जब अपन पढ़ लेंगे ना, तब वो शिक्षा वाले सारे आ जाएंगे। अब मैं आपको अगर 25 नंबर बताऊं, 26 या 28 अलग अलग से बताऊंगा, तो फिर आपको वो समझ में आएगी किसमें क्या है, इसमें क्या है। तो इसलिए हम सारे के सारे मूल अधिकार पढ़ लेते हैं, टोटल के टोटल, और उसके बाद हमारे शिक्षा से संबंधित जो मूल अधिकार है वो अपन पढ़ लेंगे फिर बाद में, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से मूल अधिकार पढ़ा दूंगा, और इसका मतलब फायदा आपको ये मिलेगा कि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वर्तमान में, मतलब राजस्थान पुलिस ग्रुप डी से लेकर और बड़े से बड़ा आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, उनमें मूल अधिकार कहीं ना कहीं अपना स्थान रखते हैं। और दूसरी बात कि मूल अधिकारों में क्या है वो आपको याद भी होना चाहिए भी। आप इसको सिलेबस से संबंधित मत जोड़िए, सिलेबस में क्या है, सिलेबस में है ही नहीं सर, मूल अधिकार करवा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार हम भारतीयों को तो पता होना चाहिए, हमारे पास ये मूल अधिकार हमारे, ये हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, भी हमें हमारे मूल अधिकारों का ही नहीं पता। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारे मूल जो अधिकार है वो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 12, तो आर्टिकल जो 12 है ना, उस आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है, किया गया। यानी राज्य, देखिए आप, मैंने आपको पहले दिन ये बताया था कि भारत का जो आर्टिकल 1 है और भारत का जो संविधान का जो भाग फर्स्ट है उसमें ये बात कही गई कि भारत जो है ना वो राज्यों का संघ होगा। दुनिया में आप कहीं पे चले जाओ आपको भारत कहीं नहीं मिलेगा। यानी अगर आप राजस्थान में हो तो आप भारत में हो, अगर आप हरियाणा में हो तो भारत में हो, अगर आप तमिलनाडु में हो तो भारत में, और अगर हिमाचल प्रदेश में आप हो तो भी भारत में हो। यानी भारत जो क्या है एक राज्यों का संघ। 28 भारत के अंदर जो वर्तमान में जो स्टेट है ना वो मिलाकर क्या बनता है, एक देश बनता है। तो ये बात कही गई, जैसे हमारी अनुसूची है एक, अनुसूची एक क्या कहती है भी, किसी राज्य का नामकरण, किसी राज्य में सीमावर्ती, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है और है, उसी प्रकार से राज्य को परिभाषित किया गया ना। तो हमारा जो आर्टिकल 12 है उसमें क्या कहा गया, राज्य को परिभाषित किया गया भी इस प्रकार से राज्य होगा, क्योंकि राज्य तो लागू करेगा ना मूल अधिकार। तो इनमें क्या किया गया, राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी यहाँ पर किसको राज्य का दर्जा देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। उसी एंगल से अगर हम देखें तो आज वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर एक विदर्भ जिला है, वो राज्य की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर अलग से राज्य की मांग उठ रही है। इसी प्रकार से देखिए, जब संविधान के अनुकूल जो परिस्थितियां रखता है जो क्षेत्र, उसी को मतलब राज्य का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो राज्य का दर्जा देने के पीछे वो संविधान की सारी जो एक्टिविटी होती है उनका अगर पालन करता है
उनका उसके दायरे में आता है, तब जाकर किसी क्षेत्र को, किसी विशेष जिले को क्या मिलता है, राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 12 है उसमें क्या दिया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल जो 12 है उसमें सारी की सारी बातें लिखी गई है भी एक राज्य का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसमें ये मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, तब जाकर उसको क्या मिलता है, राज्य का दर्जा मिलता है। तो आर्टिकल 12 में क्या मिला, क्या किया गया, राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल आता 13। आर्टिकल 13 जो है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या की गई है। देखिए सरल सी परिभाषा है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, देखिए यानी क्या होता है, कई बार राज्य अपने नागरिकों को अपने मूल अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करता है। यानी कई बार राज्य क्या करता है कि अपने नागरिकों को इन मूल अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश करता है, या कई बार राज्य के द्वारा ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिससे अगर सुप्रीम कोर्ट को, देखिए सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं एससी, दूसरे एक होता है राज्यों के अंदर हाई कोर्ट, एससी बोलते हैं। यानी सपोज करिए हमारा राज्य राजस्थान, राजस्थान हमारा राज्य है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, मान के चलो अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंतर्गत आ गया कि किसी व्यक्ति को बोलने की इजाजत नहीं है। ठीक है, फिर राजस्थान के अंदर वर्तमान की जो सरकार थी उसने एक विधेयक पारित किया, एक कानून को लेके आई, विधेयक लेके आई, एक विधेयक लेके आई जिसके अंदर कहा गया कि व्यक्ति आपस में बोल नहीं सकते, व्यक्ति बोल नहीं सकते, या मतलब पास में खड़े नहीं हो सकते, या मतलब कोई भी ऐसा कानून हो। अब ये जो कानून है इसमें अगर कोई व्यक्ति हो या सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि भी इस कानून से क्या हो सकता है कि मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, यानी राज्य सरकार ने क्या किया, कोई ऐसा कानून लेके आया जिससे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को इस बात का पता चला कि अगर ये कानून लागू होता है तो इससे मूल अधिकारों का हनन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है, उस जो विधेयक जो था, जो एक्ट जो था, जो कानून था, उसको पारित करने से मना कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल कौन से में, ये 13 में, आर्टिकल 13 के अंदर क्या कहा गया, न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या की गई है। ठीक है, ये तो हमारे दो मुख्य थे। अब जो मुख्य मूल अधिकार है, मुख्य जो मूल अधिकार है वो शुरू होता है आर्टिकल 14 से। ठीक है, तो कुल हमारे जो कुल जो है मूल अधिकार, मूल अधिकार मूलतः 7 थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में 7 है। सबसे पहला कौन सा है इसमें, पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक
चारों का अधिकार। ठीक है, यानी मूल अगर अपन बात करें तो 7 मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार थे। इसमें संपत्ति का अधिकार जो कि यहाँ पर था एक 7 अपने मूल अधिकारों में शामिल था, तो उसको 44वें संविधान संशोधन 1976 में हटा दिया गया। यानी 2 थे, एक संपत्ति का अधिकार था, एक संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उन दोनों को हटा दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में कितने 6। तो ये आर्टिकल से होता है हमारा 14 से लेकर 18। ठीक है, ये होता है 19, 20, 21 और 22। ठीक है, शोषण के रूप 23 और 24। ठीक है, ये 14, 15, 16, 17 एंड 18। धार्मिक स्वतंत्रता का 25, 26, 27 एंड 28। शिक्षा में 29 और 30। यहाँ पर आता है 31, जो आर्टिकल था उसमें संपत्ति की जो है ना 29, 30 आ गया। आर्टिकल जो 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार था, तो उसको हटा दिया गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 32, 33, 34 और 35। यानी वैसे तो 32 अकेला ही है, लेकिन अपन इन तीनों को साथ में पढ़ते हैं, जैसे 12 और 13 को पढ़ा था ना उन्होंने, उसी प्रकार से। तो मूल अधिकार को कितने 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 6। वर्तमान में तो कितने हैं 6। वर्तमान में कितने हैं 6। तो पहला कौन सा है समानता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। इसमें कौन सा 14, 15, 16, 17 एंड 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 19, 20, 21, 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें 23 एंड 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 25, 26, 27 एंड 28। उसके बाद शिक्षा व संस्कृति के अधिकार के अंदर 29 एंड 30। उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 32 आ जाएगा। उसके बाद 33 इसमें पढ़ेंगे अपन, 34 भी यहीं पर पढ़ेंगे और 35 में पढ़ेंगे। 5 प्रकार की जो रीट है वो अपन यहीं पे पढ़ेंगे। और आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 इसमें क्या था संपत्ति की स्वतंत्रता थी, यानी प्रत्येक व्यक्ति जितना चाहे धन कमा सकता है, संपत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 जो लागू हुआ था 1989 में। ठीक है, वो क्या कर दिया संपत्ति की संशोधन के अनुसार इसे समाप्त कर दिया, ठीक है, ये चीजें थी। अब ये आपको प्रत्येक कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। हाल ही के अंदर देखिए आपको पता होगा कि पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। उस पटवारी की वैकेंसी में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पटवार का हो चाहे रीट का हो, किसी रीट में तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं। रीट का मान के चलिए आप इसको, और आपकी ये चीजें घटस्थ याद होनी चाहिए, पूरे के पूरे मूल अधिकार आपको अमलियों पे याद होनी चाहिए। अगर ये याद होते हैं तो आपका 3-4 नंबर का काम हो जाता है। पिछली बार रीट में मूल अधिकारों में से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अपन इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो पहला मूल अधिकार कितने थे 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने 6। कौन सा जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता को। क्यों हटाया गया? हटाया इसलिए गया क्योंकि जो संपत्ति की स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग क्या होता था कि कोई व्यक्ति कितना भी धन कमा सकता है, जिससे क्या हुआ कि भारत जैसे ही आजाद हुआ तो सारा का सारा जो धन था वो पूंजीपतियों के पास जमा हो गया। यानी पूंजीपति या जो अमीर लोग थे वो अमीर होते चले गए और जो गरीब तबका था वो क्या हो गया, गरीब होता चला गया। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, मोरारजी देसाई के नेतृत्व के अंदर भारत सरकार के उस समय वो पीएम थे भारत देश के, तो उनके नेतृत्व में क्या किया गया कि सर्वसम्मति से एक विधेयक लाया गया जिसके अंतर्गत जो संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से संपत्ति की स्वतंत्रता देना, जिसमें सारे व्यक्तियों के ऊपर सभी समान रूप से लागू हो और जिसमें संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से हो सके, जिसमें जो गरीब वर्ग है वो भी क्या कर सके, अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। ठीक है ना, उसी प्रकार से तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्रम से है। कई बार सीधा क्रम भी पूछ लेगा आपसे, क्रम है ये कहिए। यानी सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और अंतिम आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, समानता का अधिकार।
समानता के अधिकार में देखिए भारतीय संविधान जो है उसमें ये बात कही गई है कि सभी व्यक्ति समान है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति क्या है, समान। तो आर्टिकल सबसे पहला कौन सा, 14। आर्टिकल 14 के अंदर क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता व विधि के समक्ष समान संरक्षण, देखिए ये चीज बहुत ही अच्छी है। विधि होता है कानून, विधि का अर्थ क्या होता है, कानून। विधि के समक्ष क्या होता है, सामने। विधि के समक्ष यानी विधि के कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, समान है। जैसे देखिए विधि के समक्ष समानता, ये चीज हमने ली है इंग्लैंड से। कहां से लिए, इंग्लैंड से। और विधि के समक्ष समान संरक्षण ये हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। इसमें कहां क्या चीज दिक्कत आ रही है, विविध कानून। भारत के अंदर एक नागरिकता है, सभी को पता है कि भारत में एक नागरिकता है, यानी भारत के अंदर सभी व्यक्ति क्या समान है और सभी समान है, इसका मतलब उनको एक नागरिकता है। मैं राजस्थान का हूं तो अंतिम रूप से मैं क्या हूं, भारतीय हूं। आप अगर हिमाचल प्रदेश से तो आप भारतीय हो, आप अगर गुजराती हो तो भी आप क्या हो, भारतीय हो। अब इसके अंदर क्या है, कानून की नजर में समान है, यानी ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध की सजा वही तो भारत के पीएम को मिलेगी, वही भारत के सीएम को मिलेगी, वही भारत के जो बड़ा से बड़ा पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर उसको मिलेगी, और वही एक आम नागरिक को मिलेगी। ये नहीं है कि उस अपराध की जैसे किसी ने कोई अपराध कर दिया और उसके ऊपर धारा लग गई, कोई मान के चलो धारा 1 लग गई, उस धारा के अकॉर्डिंग उसकी सजा 3 वर्ष है। तो ये नहीं है कि भी मेरे को 3 वर्ष की होगी और कोई पैसे वाला व्यक्ति है उसको 3 वर्ष की नहीं होगी, उसको 1.5 वर्ष की होगी, ऐसा नहीं है। यानी विधि के समक्ष सभी क्या है, समान, यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है, समान है। और विधि के यानी कानून की नजर में सभी को क्या है, बराबर संरक्षण है। अगर मेरी अगर कोई जाति दुश्मनी है तो मेरी उतनी सहायता करेगी कानून, मेरी उतनी सहायता करता है कानून जिसकी दूसरे की करता है। यानी विधि की नजर में, कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का भेदभाव कानून की नजर में नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, बड़े बड़े जो बिल्डर थे, बड़े बड़े जो पैसे वाले थे, और जिन्होंने गलत कार्य किया, आज वो कानून किस कंजर में है, ठीक है। तो इसलिए इसका अर्थ हुआ कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है, समान है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आर्टिकल 14 हमें क्या कर रहा है, समान कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि यानी किसी के जाति धर्म लिंग नस्ल, जाति धर्म लिंग नस्ल आदि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यानी आर्टिकल 15 देखिए। अब देखिए मान के चलो भारत के अंदर अनेक प्रकार की जाति है, ठीक है। पहले तो 4 जातियां मुख्य लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके बाद में सब जातियां जैसे जाट है, कुम्हार है, नाई है, धोबी है, जो भी है, ठीक है। राजपूत कम्युनिटी आ गई तो जाति, उसके बाद सब टाइटल उनका टैग गोत्र के हिसाब से, यानी अनेक प्रकार की जातियां हो गई। धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये धर्म। लिंग यानी आदमी, लेडीज यानी स्त्री पुरुष, और भी कोई होगा लिंग तो उसके आधार पर। नस्ल यानी कोई मंगोल, कोई चंगेज, कोई ऑस्ट्रेलो, कोई निग्रो, कोई भारतीय, इस प्रकार से ये नस्ल, इनके आधार पर भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी भारत के अंदर जाति धर्म लिंग
नस्ल आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी इस प्रकार का अगर कोई भेदभाव होता है, यानी कानून की नजर में ले लो या आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि भारत में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यानी ये चीजें बहुत ही अच्छी है। भारतीय संविधान ने बनाने वालों को ये चीजें बहुत ध्यान में रखी कि अगर इस प्रकार से, क्योंकि भारत में है वो अनेकों प्रकार की जातियां, अनेकों प्रकार के धर्म वाले, अनेकों प्रकार की नस्ल वाले यहाँ पर लोग रहते हैं। अगर इस प्रकार की थोड़ी सी भी अगर छूट दे देते ये लोग, तो शायद आज एक अखंड भारत का जो सपना उन लोगों ने संजोया था वो नहीं रह पाता, भारत के टुकड़े हो जाते इस समय। ठीक है, तो आर्टिकल 15, उसके बाद आर्टिकल 16। आर्टिकल जो 16 है वो कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अर्थ क्या हुआ? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन का अर्थ होता है, देखिए वर्तमान में आपने देखा होगा कि लोक नियोजन होता है कि गवर्नमेंट या जो आप कोई सर्विस में लगते हो, उस सर्विस में जब आप लगते हो तो आपको एक मौका मिलता है, यानी आप एक विज्ञप्ति जारी होती है, एक विज्ञप्ति जारी होती है। उस विज्ञप्ति के अंदर ये चीज लिखी हुई होती है कि ओबीसी कितनी सीट है, एससी कितनी, एसटी कितनी और जनरल कितनी है, और उसी के आधार पर आपका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो सभी को मौका मिलता है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको मौका नहीं मिलता हो, एससी वाले को मौका नहीं मिला हो, ओबीसी वाले को नहीं मिला हो, एसटी वाले को नहीं मिला हो, या किसी और को अन्य को नहीं मिला हो, सबको मौका मिलता है, सभी के लिए पेपर आता है। ठीक है, यानी विज्ञप्ति के अंदर अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो, यानी आप उसके अनुसार हो, तो आप पेपर दो, पेपर में आप जब पेपर पास करते हो और पेपर पास करने के पश्चात आपका नंबर मेरिट में आता है तो आपको नौकरी मिलेगी। ये नहीं है कि आप ये जो विभाग है ये उनका विभाग है, यहाँ पर जाति से संबंधित भेदभाव किया जाता है। आपने देखा होगा वर्तमान में कि आप किसी बैंक में जाओगे तो वहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे, स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे, पुलिस महकमे में जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसा भारत के अंदर कोई भी सार्वजनिक डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर इस प्रकार का हो कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष समुदाय को शामिल किया गया हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप में योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और भारत सरकार के निर्देशानुसार जो विज्ञप्ति डाली गई है उसका अगर आप पालन करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो, उनके अनुसार आपका नंबर अगर मेरिट में आता है, उनके नियमों को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको लोक नियोजन में क्या मिलेगा? अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि मैं तो भी उच्च जाति से हूँ और मैंने इतना पढ़ा फिर भी मेरा नंबर नहीं आया और नहीं आया और भारत सरकार मुझे नहीं लगा रही, तो वो आपकी गलती, आप पढ़े नहीं हो, आपको और पढ़ना चाहिए। आपका नंबर अगर मेरिट में आता है, पेपर अगर आपका पास होता है, आपकी क्वालिफिकेशन सही है, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, तो आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16, उसके बाद आर्टिकल आ गया 12-17। आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता का अर्थ किया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत या छुआछूत का अंत, यानी आर्टिकल जो 17 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पिछली बार पटवार में आया था। ठीक है, पिछली बार पटवार में पूछा गया था अस्पृश्यता क्या होती है, छुआछूत क्या होती है। ठीक है, अस्पृश्यता छुआछूत क्या होती है, देखिए यानी पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे अपन वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं उत्तरवैदिक काल के बाद या जैन और बाद, जैसे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद जो वैदिक काल आता है, वैदिक काल के बाद उत्तरवैदिक काल के बाद में हमारा महाकाव्य काल, और महाकाव्य काल और जैन जो संस्कृति थे उसके बीच का जो काल था, वहां पर क्या होता है कि जो जाति व्यवस्था थी यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो गई थी, और जन्म के आधार पर आते आते होते होते क्या हो गया कि एक नीचे का जो तबका था, जो शूद्र तबका जिसे बोलते हैं, शूद्र समुदाय जिसे बोलते थे, उसको लोग हे की दृष्टि से देखने लगे। उनको क्या देखने लगे, उनका जो मुख्य कारण बना वो बना कि ये लोग सेवा करते हैं, अब उनको प्रताड़ित कर दिया, यानी वो तबका पीछे चलता गया,
यानी ब्राह्मण आगे निकल गए, वैश्य आगे निकल गए, क्षत्रिय आगे निकल गए, और उनको उस समय यानी महाकाव्य काल से लेकर हमेशा आज तक क्या करना पड़ा कि एक गुलामी भरी जिंदगी बसर करनी पड़ी। तब उनको भारतीय संविधान जब बनाया गया तो उसमें कहा गया कि अगर ये तबका इसी प्रकार से अगर रहा तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसलिए इनको बराबर लेके आना पड़ेगा। और बराबर कैसे लेके आना पड़ेगा कि इनको इनके साथ जो लोग छुआछूत करते हैं भी, छुआछूत इनके पैसे से करते हैं, इनके धंधे से करते हैं, ये मतलब गरीब है और इनका काम करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, काम जो करते हैं वो सही नहीं है। लेकिन अगर इनको अपन पढ़ने का मौका देंगे, इनको अगर उचित अवसर देंगे तो शायद ही हमारे बराबर आ सकते हैं। और आज भारत को आजाद हुए लगभग 70 साल हुए और वो जो शूद्र तबका था वो बराबर आ चुका है लगभग। आज हम नहीं बता सकते कि शूद्र है ये, वैश्य, क्षत्रिय, ये ब्राह्मण है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ गए सारे। अगर आर्टिकल 17 नहीं होता तो शायद ये चीज संभव नहीं थी। तो आर्टिकल 17 में क्या कर दिया गया, अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत करते ही क्या हो गया कि ये चीजें बहुत बड़ा एक फायदा लेकर आई, बहुत बड़ा फायदा लेकर आई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। अब आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत। यानी पुराने जमाने में क्या होती थी, जैसे कैसर हिंद की उपाधि, सार्जेंट की उपाधि, पता नहीं किस चीज की उपाधि होती थी। तो वर्तमान में जितनी भी उपाधि भारत सरकार की वो सारी बंद कर दी। अब एक तो सेना में और एक शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में और सेना में सिर्फ डिग्रियां मिलती है, सिर्फ और सिर्फ उपाधियां मिलती है। बाकी ऐसा भारत का कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर, यानी पुराने जमाने में क्या होता था, अनेकों प्रकार की उपाधियां मिलती थी और जैसे जिसको उपाधि मिलती थी उसका रोग, उसका जो ओहदा था, उसका जो कद था वो बड़ा हो जाता था। अभी इसको कैसे रहे, इनकी उपाधि है, इसके पास इसकी उपाधि है, इसके पास इसकी उपाधि है, जिसके पास उपाधि होती थी वो थोड़ा उसका कद ऊंचा होने से वो अन्य लोगों से क्या करने लग जाता था, नफरत करने लग जाता था। ठीक है, वो अपने आप को ऊंचा समझने लग जाता था। इसके कारण क्या हुआ कि अब वर्तमान में उपाधियों का क्या कर दिया, अंत कर दिया गया। तो हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। और मैंने आपको 5 आर्टिकल थे, 5 के बारे में ढंग से बता दिया। यानी आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान संरक्षण। यानी आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता व विधि के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है, कानून की नजर में सभी को क्या है, समान संरक्षण है। नंबर 15 क्या है, आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल जो 16 है वो कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपको अवसर की आपको मौका मिलेगा। आर्टिकल जो 17 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का जो तबका गरीब था, जो शूद्र वर्ग में जो आते थे उनको साथ आप किसी प्रकार की आप छुआछूत नहीं कर सकते। अगर छुआछूत करते हैं तो उसकी नजर में आपको दोषी माना जाएगा। आर्टिकल जो 18 है उसमें उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। वर्तमान में एक तो सेना और एक शिक्षा विभाग, दो को छोड़कर किसी भी विभाग में क्या नहीं दी जाती, उपाधियां नहीं दी जाती है। अगर कोई देता है तो कानून की नजर में क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। ठीक है भाई, कानून की नजर में वो क्या है, दोषी है। तो ये आपको सारे के सारे मैं मूल अधिकार पढ़ाऊंगा और आपका भी दायित्व बनता है कि आप इनको याद करो, कंपटीशन के आधार पर देखें या आप किसी भी आधार पर ले लो। ये चीजें बहुत काम आने वाली है। मूल अधिकार एक भारतीय होने के नाते आपको आने चाहिए। अगर आपको मूल अधिकार याद नहीं होते तो पूरा संविधान याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।